Hello everyone. In previous class we were discussing about liver function test. हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लिवर के बारे में, उसकी मार्फोलॉजी, फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और फिर कुछ कॉमन सी होने वाली कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मेन जो कंडीशन अकर होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन जॉइंटिस, उसके बारे में पढ़ा था। जॉइंटिस के टाइप्स पढ़े थे। जॉइंटिस कौन कौन से कंडीशंस में, यानी कि इटियोलॉजिकल कंडीशन में कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर जो चीज़ें इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग द जॉइंटिस, जैसे कि बिलिरुबिन है, तो कौन सा बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा है, यानी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या टोटल बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना था प्रीवियस क्लास में, और इस क्लास में उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ कॉमन डिजीजेस देखी, बट अब हम लोग एक एक करके उस एलएफटी के, लिवर फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स के बारे में सीखेंगे कि कितने पैरामीटर्स होते हैं और कौन सा पैरामीटर किस डिजीज को इंडिकेट करता है, अगर वो बढ़ जाता है तब या फिर घट जाता है। ठीक है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट का सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है सीरम बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। बिलिरुबिन कैसे बनता है मैंने आपको बताया था कि जब भी आरबीसी ब्रेकडाउन होती है, जब भी आरबीसी टूटती है, तो उस बीच में क्या होता है कि आरबीसी ब्रेकडाउन होने के बाद 3 कंपोनेंट हमारे पास मिलते हैं। सबसे पहले आयरन बनता है, जो कि हीम पोर्शन बनता है। हीम में ही प्रोटोपोरफायरिन होगा और प्लस आयरन होगा, और दूसरा बनेगा ग्लोबिन, जो कि होता है प्रोटीन। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इस क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सीरम बिलिरुबिन है उसकी नॉर्मल रेंज हम लोग देखेंगे। तो उसकी नॉर्मल रेंज यहाँ पर टोटल मिला करके आपको बता दी गई है कि टोटली ये लेस देन 1 mg पर डीएल होते हैं, यानी 1 mg से भी कम, 1 डीएल 1 डेसीलीटर ब्लड में। ठीक है, और अगर मैं अलग अलग आपको बताऊं तो टोटल बिलिरुबिन होता है, नॉर्मली देखा जाए तो 0.2 टू 1.2, यानी 0.2 से लगभग 1 तक होता है। और जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो बिल्कुल कम अमाउंट में होता है, 0 से लेकर 0.3 तक ओनली। और जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो होता है 0.2 से 0.6। ठीक है, तो इतना होता है, यानी ये बहुत ही लेस अमाउंट है। और यही चीज़ कब इंक्रीज हो जाती है, जब किसी को जॉइंटिस हो। जॉइंटिस की कंडीशन में, अब जॉइंटिस आपके कई सारे रीजंस की वजह से, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया है, आरबीसी बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहे हैं, या फिर किसी के लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, हेपेटाइटिस हो, सेरोसिस हो, फाइब्रोसिस हो, लीवर कैंसर हो, यानी किसी भी वजह से उसका लीवर डैमेज हो गया है, तो भी सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज होगा। या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की कंडीशन में भी बिलिरुबिन इंक्रीज होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है डक्ट में, जो कि बाइल को सिक्रीट करती है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज में आ जाते हैं आपके स्टोन फंस जाता है, जिसकी वजह से बाइल नहीं सिक्रीट हो पा रहा है, या फिर कभी कैंसर हो जाता है उस डक्ट में, कभी कोई बाइल का ही कोई थक्का वहाँ पर जा कर के डिपॉजिट हो जाए, या स्वेलिंग आ जाए डक्ट में। तो बहुत से ऐसे रीजन होते हैं कि कॉज होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग बिलिरुबिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिलिरुबिन हमारा प्लाज्मा के अंदर होता है 2 टाइप का, एक होता है अनकॉन्जुगेटेड और एक होता है कॉन्जुगेटेड। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम लोग इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलेंगे और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम लोग डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलेंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मली कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, नॉर्मली जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो
सिर्फ 10% या उससे भी कम होता है, और जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो 90% होता है, 90% या उससे भी ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बनता है, और बनने के साथ साथ ही गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता रहता है, इस वजह से उसका अमाउंट कम है। कॉन्जुगेटेड जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे इंटेस्टाइन में जाता रहेगा, ठीक है। और जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बहुत कम, वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि वो कहीं भी सिक्रीट नहीं हो रहा है, वो जब उसको लिवर कॉन्जुगेट करेगा तभी जाकर वो कहीं जाने लायक होगा, ठीक है। तो ये था, तो इसका रिमूवल डायरेक्ट बिलिरुबिन का यानी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कंटिन्यूअसली होता रहता है, इस वजह से इसका अमाउंट कम है। और जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन रहा है वो किससे मिलकर बना होता है? बिलिरुबिन और ग्लूकोरानाइड नाम का, और एक आपका एंजाइम होता है, और एक होता है बिलिरुबिन डाइग्लूकोरानाइड और डेल्टा बिलिरुबिन। इतनी चीज़ों को मिल करके बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट किया जाता है, यानी कि मेन आपका देखो मेन दो ही चीज़ें होते हैं, बिलिरुबिन और ग्लूकोरोनाइड जो नाम का एक एंजाइम है, ये दोनों मिलकर ही कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है आपस में जुड़ना, है ना। अनकॉन्जुगेटेड है मतलब सिर्फ बिलिरुबिन है वो, और कॉन्जुगेट हो गया मतलब बिलिरुबिन प्लस इसके साथ में ग्लूकोरोनाइड नाम का एंजाइम आकर जुड़ जाएगा, तो वो इसको कॉन्जुगेट कर देगा। फिर जो डेल्टा बिलिरुबिन होता है वो क्या करता है, वो बिलिरुबिन को एल्बुमिन में बाउंड करता है, बाउंड करने का काम करता है सर्कुलेशन में। अब नॉर्मली देखो जब बिलिरुबिन सिक्रीट होता है आरबीसी से, तो वो एल्बुमिन से बाइंड होकर के लिवर के पास जाता है, लिवर क्या करता है, उसको कॉन्जुगेट करता है। तो नॉर्मली 8 बिलिरुबिन एब्सेंट और प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जो बिलिरुबिन होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया ही अभी, 0 to 0.2 0.3 ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो 8 बिलिरुबिन एक बाइंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो कोलेसिस्टाइटिस जब होता है, कोलेस्टाइटिस इसको बोलते हैं, या फिर कोलेस्टेसिस मीन्स जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका अमाउंट बढ़े, ठीक है। तो बिलिरुबिन 8 बिलिरुबिन नाम का जो सब्सटेंस है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज होती है, यानी बिलिरुबिन की हाफ लाइफ बढ़ती, उसका जीवन काल बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए जब इसका जीवन काल बढ़ जाएगा, बिलिरुबिन लंबे समय तक ब्लड में रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका अमाउंट ब्लड के अंदर ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि मान लो जो इसकी हाफ लाइफ 20 डेज की होती है, ठीक है, 20 डेज की हाफ लाइफ होती है। अब आज जो बिलिरुबिन बना वो 20 दिन बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी हाफ लाइफ बढ़ गई तो 20 दिन बाद क्लियर नहीं होगा, और कल परसों इतने 20 दिन में जितना बिलिरुबिन बनेगा वो भी उसी में रहेगा, तो वैसे ही उसका अमाउंट बढ़ा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो एल्बुमिन से टाइटली बाउंडेड होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है, और जो बिलिरुबिन होता है वो क्या होता है कि जब भी उसको सनलाइट में लाया जाए, हमेशा ये चीज़ जो है रूल फॉलो किया जाता है कि बिलिरुबिन जब भी लाइट को एक्सपोज होता है लाइट से, तो उसका जो नेचर है वो डेट्यूरेट करने वाला होता है, यानी कि उसको अल्ट्रेशन आ सकता है, उस सैंपल में कम ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से बिलिरुबिन जिस सैंपल का मेज़र करना होगा उसको हम हमेशा अंधेरे में रखेंगे, केप्ट इन डार्क, ओके। तो ये एक रूल फॉलो किया जाता है। तो दो मेथड मेनली बिलिरुबिन के लिए यूज़ किए जाते हैं, दो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला नंबर है डियाज़ो मेथड एंड दूसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है। दोनों मेथड मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहले डियाज़ो मेथड, जो डियाज़ो मेथड होता है
वो क्या करता है, वो डायरेक्ट और टोटल इन दो बिलिरुबिन को मीजर करता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को मीजर नहीं करता है। फिर हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कैसे देखेंगे, हम डायरेक्ट बिलिरुबिन को टोटल बिलिरुबिन से घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा, मान लो डायरेक्ट टोटल बिलिरुबिन 10 आया और डायरेक्ट बिलिरुबिन आया 7, तो जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ऐसे होता है। और जो हम दोनों टाइप के बिलिरुबिन का एस्टिमेशन कर रहे हैं वो अलग अलग डायग्नोसिस को दर्शाता है जॉइंडिस की, यानी जॉइंडिस कौन से टाइप की है ये बताता है हमको अलग अलग टाइप का बिलिरुबिन। यानी बिलिरुबिन कौन सा है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आ रहा है अमाउंट अगर टोटल बिलिरुबिन का, तो क्या डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है या इनडायरेक्ट, इसका अमाउंट हमको ये जो हेपेटोसेलुलर जॉइंडिस है या पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस है या प्री हेपेटिक जॉइंडिस है, इसके डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको जानना ज़रूरी है कि अगर जॉइंडिस है, बिलिरुबिन बढ़ा है, तो किस टाइप का बिलिरुबिन बढ़ा है। जैसे कि पोस्ट हेपेटिक डायबिटीज हेपेटिक जॉइंडिस की बात करें, तो पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस होता है तो उसमें हमेशा डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है, यानी कि कॉन्जुगेट बिलिरुबिन बढ़ता है, मोर देन 50% हो जाएगा। और जो हेपेटिक जॉइंडिस होता है उसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन लगभग 20 से 40% होगा और बाकी 60 से 80% आपका इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। तो और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब बढ़ेगा, ज़्यादातर हीमोलाइसिस वगैरह में, हीमोलाइसिस है, गिलबर्ट सिंड्रोम है, क्रिगलर नेजर सिंड्रोम है, इनमें सब में डायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत कम रहता है और जो बढ़ता है वो कौन सा होता है, वो आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक तो ये हो गया डियाज़ो मेथड, डियाज़ो मेथड ये था। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने आपको 2 मेथड बताए थे ना, मैंने आपको बोला था कि 2 मेथड्स की हेल्प से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो एक मैंने आपको बता दिया कौन सा मेथड है, डियाज़ो मेथड, और दूसरा है डायरेक्ट फोटोमेट्रिक एस्टिमेशन। ठीक है, तो डियाज़ो में बेसिकली और कुछ नहीं करते हैं, सीरम को लेंगे, डियाज़ो रिएजेंट डालेंगे, उसके बाद में ये पिंक कलर का एज़ो बिलिरुबिन बना देगा, फिर इसमें डाल देंगे टेट्रेट एंड वो ब्लू कलर का कलरेशन दिखा देगा, जिसको हम 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे मीज़र कर लेंगे कि कितना अमाउंट में है। बस इतना ही था सिंपली। और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक में हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम सीरम लेंगे, उस सीरम को हम उसमें से टोटल बिलिरुबिन का अमाउंट देख लेंगे। तो ये डायरेक्ट जो स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक एस्टिमेशन है उसका यूज़ हम न्यू बॉर्न्स में करते हैं, इन्फेंट्स में जो कि 3 महीने से कम की एज के हों या न्यू बॉर्न बच्चे हों उनमें करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्बेंस के, यानी जितना डायरेक्टली क्या करेंगे, तो 454 नैनोमीटर पे हम डायरेक्ट उस सीरम का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एनालिसिस करेंगे कि कितना आ रहा है, और जितना आ रहा है यानी जितना ज़्यादा सीरम बिलिरुबिन उसी के अकॉर्डिंग उसमें जो है जॉइंडिस को हम देखेंगे, यानी जितना ज़्यादा बिलिरुबिन उतना ज़्यादा जॉइंडिस। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, इसमें कुछ भी मिक्स मैच करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सीरम को रखेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में और एस्टिमेट करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा, बड़े लोगों में जो एडल्ट्स होते हैं या बड़े चिल्ड्रंस में इसका यूज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि बड़े होने पर, एज ज़्यादा होने पर उस सीरम में और भी चीज़ें आ जाएंगी, तो जब हम डायरेक्ट सीरम का करेंगे
तो हो सकता है किसी दूसरे का भी कलर ले ले, अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स हो जाएंगी, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज आपके ब्लड में हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो अब्जॉर्बेंस आई है रिजल्ट की वो सिर्फ और सिर्फ बिलिरुबिन की है। तो बच्चों में हम ये डायरेक्ट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक कर सकते हैं, बट नॉर्मली अडल्ट्स में डियाजो मेथड ही करते हैं। बाकी यूरिन बिलिरुबिन और यूरिन बिलिनोजन कैसे एग्जामिन किया जाता है वो हम लोगों ने यूरिन टेस्ट में ऑलरेडी समझ रखा है, पढ़ रखा है। ठीक है। कुछ टेस्ट हैं जो सिंथेटिक फंक्शन बताते हैं। सिंथेटिक का मतलब कि लीवर क्या बना रहा है, लीवर कौन सी चीज़ें सिंथेसाइज कर रहा है। तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो सिंथेटिक फंक्शन को बताते हैं या मेटाबॉलिक फंक्शन को बताते हैं लीवर की। ठीक है। तो ऐसे भी कुछ हैं, तो उसमें मेनली आपका प्रोथ्रोम्बिन आता है, एल्बुमिन आता है, क्योंकि देखो प्रोटीन्स जितनी भी बॉडी में बनती हैं उनको लिवर ही बनाता है। तो जब भी हमको सिंथेटिक फंक्शन लिवर का देखना हो तो हम उसका जो है एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन करके देखेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि क्या जो लिवर है वो प्रॉपर अमाउंट में चीज़ों को बना पा रहा है या नहीं। क्योंकि अगर लिवर में कोई डिजीज़ होगी, सेरोसिस होगी या कोई भी कंडीशन होगी तो उसका सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अगर सिंथेटिक फंक्शन देखना है तो हमको प्रोटीन्स की एनालिसिस, प्रोटीन्स को एनालाइज करने के लिए बायोरेट मेथड का यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बताया गया आपको कि जो लिवर है वो सोल साइट है प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए। अब चाहे वो गामा ग्लोबुलिन हो, चाहे एल्बुमिन हो, चाहे फिब्रिनोजन हो, एनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। तो टोटल सीरम प्रोटीन का हम अमाउंट देख लेंगे, कंसंट्रेशन देख लेंगे, पता चल जाएगा कि क्या लिवर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। जैसे कि नॉर्मल सीरम प्रोटीन का अमाउंट अडल्ट में 5.5 से 8 ग्राम पर डीएल होता है, यानी 5.5 टू 8.0 ग्राम पर डीएल, जिसमें सीरम एल्ब्यूमिन अकेले 3.5 टू 5 ग्राम पर डीएल होता है। यानी इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एल्ब्यूमिन कंटेन करता है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो 60% जो टोटल प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन कंटेन करके रखता है। तो जब भी हम लीवर डिजीज में प्रोटीन का टेस्ट करेंगे तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, टोटल सीरम प्रोटीन, सीरम एल्ब्यूमिन देखेंगे और एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो देखेंगे। ठीक है। और इसको हम सीरम प्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से देख सकते हैं। तो एक एक करके ये चीज़ें जो पढ़नी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल सीरम प्रोटीन की। तो जो टोटल सीरम प्रोटीन्स होते हैं वो एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन में भी एल एंटी ट्रिप्सिन नाम की प्रोटीन है, A2 हेप्टोग्लोबिन है, या फिर ट्रांसफेरिन है, या बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, CRP प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। तो इसको एस्टिमेट करने की भी 2 मेथड है। जैसे बिलिरुबिन में मैंने आपको 2 मेथड बताया, एक तो डियाजो मेथड बताया और एक आपको बताया स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पर भी 2 मेथड हैं मेनली, एक तो रेफ्रैक्टोमीटर है आपका और दूसरा बायोरेट मेथड। सबसे पहले रिफ्रैक्टोमीटर की बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर एक मेथड है जिसमें सॉल्यूशन को लेंगे, उसके अंदर कितने सॉल्यूट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन डायरेक्टली देख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है।
अब क्योंकि देखो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन तो है नहीं, जो हमने देख लिया कि प्रोटीन कितनी है, कितना इसके अंदर सब्सटेंस है, सारे के सारे प्रोटीन है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें प्लाज्मा में, सीरम में होती हैं, जैसे ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अदर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं प्रोटीन के अलावा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम एक तो डायरेक्टली हम रेफ्रेक्टोमीटर की हेल्प से देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब वो मेज़र करेगा तो वो सबको साथ में करेगा। दूसरी चीज़ है बायोरेट मेथड, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट अमाउंट देगा, ठीक है। तो मेन बायोरेट, जैसे कि उसमें डियाज़ो था, यहाँ बायोरेट मेथड मेन होगा। ये क्या करेगा, कॉपर आयंस, क्योंकि रिएक्ट करके, जब भी कॉपर आयंस प्रोटीन से रिएक्ट, प्रोटीन के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन आपकी पेप्टाइड बॉन्ड से बनी होती है। तो कॉपर आयन जब भी पेप्टाइड बॉन्ड से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनाते हैं, यानी वॉयलेट कलर का एक कंपाउंड बनाते हैं। बस इस कलर की इंटेंसिटी हम मेजर कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितना कंसंट्रेशन प्रोटीन्स का है, ठीक है। तो ये एक इजी टू अंडरस्टैंड मेथड है। तो टोटल सीरम प्रोटीन का जो लेवल है जब हम देखेंगे तो उसमें एल्बुमिन एंड गामा ग्लोबुलिन दोनों आ जाएंगी। और जब भी सिरोसिस होगा, सिरोसिस इज अ सीरियस कंडीशन ऑफ लिवर, जब भी किसी को सेरोसिस होगा तो हमेशा एल्बुमिन का अमाउंट घट जाएगा, एल्बुमिन का अमाउंट हमेशा कम रहेगा, ठीक है। और उसको कंपनसेट करने के लिए हमेशा गामा ग्लोबुलिन का अमाउंट बढ़ेगा। तो आपको कभी भी गामा ग्लोबुलिन बढ़े हुए लेवल का दिख रहा हो या एल्बुमिन घटे हुए लेवल का, विच मीन्स कि सेरोसिस की कंडीशन है। और इसके अलावा एक और मेथड है, एक और तरीका है इलेक्ट्रोफोरेसिस करने का। इलेक्ट्रोफोरेसिस करके भी हम अमाउंट ऑफ प्रोटीन का पता लगा सकते हैं कि प्रोटीन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है मेथड्स हुए। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है सीरम एल्बुमिन, जैसे कि अभी हम लोगों ने टोटल प्रोटीन्स पढ़े, फिर हम सीरम एल्बुमिन देखेंगे फटाफट कि वो कितना अमाउंट में होता है, किस डिजीज़ में बढ़ता घटता है, और फिर इसके कॉजेज़ वगैरह हम लोग को पढ़ने हैं कि कौन सी चीज़ों में जो है प्रोटीन घटेगा, कौन सी चीज़ों में बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रोटीन का एकदम थोड़ा सा पोर्शन है सीरम एल्बुमिन, अभी हम लोगों ने टोटल प्रोटीन पढ़ी, सीरम एल्बुमिन है, और उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम पढ़ेंगे, तो जिससे हम प्रोटीन को एस्टिमेट करना सीख पाएंगे। तो ये था आज की क्लास के बारे में सब कुछ, और इसके आगे जो भी टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।